नमामि धन्वन्तरिवाणीदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग त्रिक ग्रह या स्पाइनल स्टेनोसिस जब हो जाता है तो उसमें क्या चिकित्सा करना चाहिए उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए और जो लोगों ने अनम्यूट किया है वो म्यूट करके रखिए। मेरा लेक्चर होने के बाद आप लोगों को चांस दिया जाएगा बोलने का, अपना अपना अनुभव शेयर करने का। क्योंकि क्या है ना, आजकल हमारे पास पेशेंट आते हैं ना, तो लॉकडाउन पीरियड के बाद में लोगों को वर्क फ्रॉम होम ऐसे कंडीशन मतलब ऐसा जॉब मिल गया है, तो लोग बैठे रहते हैं बैठे रहते हैं। तो ये स्पाइनल स्टेनोसिस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इसमें आयुर्वेद के हिसाब से कैसे इलाज करना चाहिए, क्योंकि ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएंगे तो एलोपैथी के डॉक्टर्स ऑर्थोपेडिक सर्जन क्या करते हैं, वो या तो पेन किलर्स दे देते हैं या फिर वो लोग फिजियोथेरेपी कराते हैं और ऐसे ही वो कुछ कुछ और भी प्रक्रियाएं कराते हैं, एक्सरसाइज वगैरह देते हैं, कैल्शियम की गोली देते हैं। और अगर नहीं होता है तो वो लास्ट में बोलते हैं कि सर्जरी करना पड़ेगा। लेकिन वो इलाज तो सही इलाज नहीं है। हमें सर्जरी से बचाते हुए ऐसा इलाज करना है कि पेशेंट हमारा पूरी तरह से ठीक हो जाए। तो आप लोग के पास भी ऐसे पेशेंट आते होंगे कि बहुत सारे स्पाइनल स्टेनोसिस ऐसा कंडीशन लेके पेशेंट आते होंगे। तो आप लोग किस तरह से करते हैं आप लोग जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ ये वृद्ध वैद्य लोगों का कोई अनुभव है, वो एक बुक है, वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो इसमें कुछ कुछ अनुभव शेयर किए गए हैं और मेरे भी अपने प्रैक्टिस में मैंने भी स्पाइनल स्टेनोसिस के जो पेशेंट देखे हैं, उस हिसाब से मैं आप लोगों से अपना और अपने जो ये आचार्य लोग हैं इनका मैं कॉमन करके शेयर करता हूँ। तो जब स्पाइनल स्टेनोसिस के पेशेंट आते हैं ना, तो किस तरह का बुक पिक्चर होता है, बुक पिक्चर नहीं मतलब क्लिनिकल पिक्चर क्या होता है उनका। तो उन लोगों को राइट साइड में पैरों में दर्द हो रहा है, बहुत सीवियर पेन हो रहा है पैरों में, क्योंकि स्पाइनल जितना है ना, स्पाइन वो पूरा स्टेनोस्ट हो गया है। अब ये हो सकता है कि नीचे वो लंबर रीजन में हो या फिर ऊपर हो, मतलब लंबर रीजन में हो, सैक्रल रीजन में हो, कॉसिक्स में हो या फिर सर्वाइकल एरिया में, कहीं पर भी स्पाइनल स्टेनोसिस हो रहा है। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो त्रिक रीजन की बात कर रहे हैं। त्रिक प्रदेश में सैक्रल रीजन में स्टेनोसिस हो गया है। तो इसमें दक्षिण पादशूल ऐसा होता है, पैरों में पैर बहुत ज्यादा दर्द होते हैं। तीव्र कटिशूल होता है, बहुत ज्यादा सीवियर ना बहुत ज्यादा इंटेंसिटी का कमर दर्द होता है। फिर उसी तरह से कमर में कटी नितंब शक्ति स्पर्शासत्व, मतलब नितंब भाग जो है अपना पूरा, और कटी भाग है पेल्विक एरिया हो गया, कमर का भाग हो गया, और जो अपना थाइज रीजन है वहां पे टच करने को भी स्पर्शासत्व, पेशेंट टच भी नहीं करने देता, इतना ज्यादा सीवियर पेन होता है और स्टिफनेस होता है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग भी अंदर ही अंदर होता है। उसी तरह से चिमचिमायन, मतलब वहां पे टिंगलिंग होता है, जिस तरह से चींटियां काट रही है उस तरह से वहां पेशेंट को फील होने लगता है।
इसी तरह से अधशाखा क्रिया सकष्ट, सकष्ट का मतलब है कि वहां पे इस तरह से होता है, सकष्ट का मतलब क्या होता है कि वहां पे कोई भी काम रहता है ना, वो अच्छे से नहीं हो पाता है। एक मिनट, स्वप्निल जी ने त्रिक ग्रह जो लिखा है ना, गृह लिखा है, एक मिनट, प्लैनेट्स, स्वप्निल तिवारी जी ने त्रिक गृह लिखा है, त्रिक त्रिक ग्रह होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ना अध शाखा क्रिया सकष्ट होता है, मतलब कोई भी काम करने के लिए जाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, चलेंगे, फिरेंगे, तो वह क्या होगा कि बहुत तकलीफदायक होता है। खड़ा रहना भी बहुत ज्यादा तकलीफदायक रहता है। उसी तरह से बैठना, झुकना, मुड़ना, और जो अपना ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अपना जॉइंट्स का जो मूवमेंट्स होता है, एबडक्शन, अडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, ये सब जो होता है बहुत तकलीफदायक रहता है। इसी तरह से ये तो हो गया कमर के एरिया में। दूसरा होता है कि पेट में आधमान होता है, पेट फूल जाता है, पेट में गुड़ 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 शब्द होता है, आटोप होता है। एक मिनट, वो मैं स्वप्निल जी को बता रहा हूँ। तो पेट में गुड़ 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 होता है, यहाँ पे वायु का प्रकोप हो रहा है और कार्श्यता होती है, मतलब इंसान बहुत पतला होता है। इसी तरह से पेशेंट हमारे पास, क्योंकि ये अस्थि जन्य सारा विकृति है, तो अस्थि का मल क्या होता है, तो केश होता है। तो वहां पे कहीं ना कहीं कैल्शियम की कमी है, अस्थि धातु का क्षय है, तो इसलिए केश पतन ऐसा भी सिम्टम्स लेके हमारे पास पेशेंट आते हैं। और पूर्व इतिहास में ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको हाइपर एसिडिटी है, अम्लोदगार है, हृदय दाह है, हृदय प्रदेश में बर्निंग हो रहा है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, और हेडेक हो रहा है। मतलब वायु का कहीं ना कहीं हेतु भी है और पूर्व व्याधि भी है, और वो व्याधि कन्वर्ट होके ऐसा कंडीशन आ रहा है। कहीं ना कहीं ग्रहणी भी दृष्टि है, वायु का प्रकोप भी हो रहा है। तो और हेतु में और देखा जाए तो हेतु में हमें ज्यादातर इंजरी के केसेस मिलते हैं, या एक जगह बैठे रहने के केसेस मिलते हैं। तो बहुत सारे वैद्य लोगों को ऐसा मिला कि पेशेंट गिर गए, या तो वो बाइक से जाते जाते गिर गए, या फिर वो चेयर से गिर गए, या फिर कहीं ना कहीं इंजरी का हिस्ट्री रहता है, और 15 दिन के बाद कमर दर्द का शुरू हो गया, और ये स्टेनोसिस का कंडीशन शुरू हुआ। तो पहले लॉर्डोसिस हुआ, मतलब जो मसल्स रहते हैं वो एक के ऊपर एक चढ़ने लगे, पेन होने लगा, धीरे धीरे वहां पे जो सैनुअल फ्लूइड है वो कम होने लगा, और तीव्र कटिशूल हो गया, तीव्र पादशूल होने लगा। तो उसके लिए एलोपैथी के डॉक्टर्स ने पेन किलर दिया, जैसे कि वोवेरॉन दे दिया, ब्रूफेन दे दिया, पैरासिटामोल दे दिया, कॉम्बिफ्लेम दे दिया, ऐसे कुछ पेन किलर दे दिया, और साथ में एंटासिड जैसे पेंटाप्रेजोल, प्रोटोन पंप इनहिबिटर दे दिया कि आप ये पेन किलर खाइए, उससे पित्त होगा, उसको रोकने के लिए आप पेंटाप्रेजोल, ओमेप्रेजोल, रेनिटेडिन, ये बहुत सारी ऐसी दवाइयां दे दी गई, और कैल्शियम के कुछ सप्लीमेंट दे दिए गए। लेकिन वो अंदर ही अंदर संप्राप्ति बढ़ते गई। तो इसके हेतु हमारे आचार्यों लोगों ने निकाले कि इसके सन्निकृष्ट हेतु और विप्रकृष्ट हेतु। सन्निकृष्ट हेतु में प्रपतन, मतलब गिरना, चोट लगना, इंजरी होना, यह सन्निकृष्ट हेतु हो गया। और विप्रकृष्ट हेतु क्या हो गया, तो पेशेंट लोगों ने रुक्ष आहार का सेवन किया, ऐसी चीजें खाई जिसमें घी नहीं था, ड्राई चीजें बहुत ज्यादा खाया, स्प्राउटेड चीजें बहुत ज्यादा खाया, कोई भी चीजों में घी तेल का नहीं था संयोग, ऐसा खाया। शीतल आहार का सेवन किया, मतलब कि जैसे कोल्ड ड्रिंक्स लिया, फ्रिज के पदार्थ लिए, आइसक्रीम लिया, बहुत ज्यादा ऐसे वायु का प्रकोप करने वाले आहार विहार किया, बिहार में रात्रि जागरण किया, अध्व गमन किया, उसके बाद में बहुत ज्यादा अति मैथुन किया। ये सारा जो कंडीशन है, इसके वजह से वायु का प्रकोप होने लगा। फिर इसके साथ में अध्यशन किया, अनियमित खाने का टाइम, बिना भूख के खाना खाए, या भूख अभी खाना खाए उसके बाद तुरंत खाना खाए, या फिर अन्नशन किया, खाना ही नहीं खाया, ये जो किया ना, इसकी वजह से वायु का प्रकोप हुआ। इसी तरह से पर्युषित अन्न का सेवन किया गया, केवल इंजरी, ये तो सन्निकृष्ट कारण है, विप्रकृष्ट कारण भी मेन रहते हैं, तो बासी खाना खाना, पर्युषित अन्न का सेवन करना। उसी तरह से अम्ल पित्त का इतिहास है, तो एंटासिड वगैरह बहुत ज्यादा खाया गया। तो इसमें जब एनालिसिस किया गया, दोषों को, संप्राप्ति को, सब देखा गया, तो रुक्ष गुण बढ़ा वायु का, शीत गुण बढ़ा, और रुक्षता इतनी बड़ी कि पूरा जो बैक का और वो पोस्चर में भी बैठे रहने का काम, तो वो धीरे 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 जो वहां पे स्निग्धता है स्पाइनल एरिया में, जो हमारा सैनुअल फ्लूइड है जो ग्रीस की तरह रहता है, वह कम होते गया, और कम होने की वजह से वहां पे जो स्पाइनल नर्व्स निकलती है साइड से, लंबर एरिया की, सैक्रल एरिया की जो स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं, वो कॉम्प्रेस होने लगी, और उसके वजह से स्पाइनल स्टेनोसिस ऐसा कंडीशन आ गया।
और स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है कि ग्रह कहीं ना कहीं अटक गया पूरा, और फिर उसको खोलने के लिए सेक लिया गया, हॉट वाटर बैग लिया गया, मसाज कराया गया, लेकिन अंदर ही अंदर वो संप्राप्ति बढ़ते गई। फिर इसमें दोष देखा तो वायु का प्रकोप है, अस्थि धातु का इसमें दूष्य, मतलब दूष्य के रूप में अस्थि धातु है। स्थान देखा एनाटॉमिकली तो कमर का प्रदेश, अधः शाखा ये देखा गया। स्त्रोतस देखा गया पूरा, तो एनालिसिस और ये मेजॉरिटी मैक्सिमम पेशेंट में, स्पाइनल स्टेनोसिस के पेशेंट में ये स्त्रोतस की जब दृष्टि देखते हैं तो अन्न व स्त्रोतस की दृष्टि जरूर रहती है, जिसमें अम्लोद्गार, उरोदाह, अविपाक, अग्निमांद्यता, ग्रहणी दृष्टि ये सब दिखा। अस्थि व स्त्रोतस में देखा तो केश पतन, कटिशूल ये दिखाई दिया, और मज्जा व स्त्रोतस में देखा गया तो भ्रम और शिरशूल यह कंडीशन आने लगा। अब उपशय अनुक्षय में आयुर्वेद के मेथड से फिर ट्रीटमेंट दिया गया, ट्रीटमेंट प्लान किया गया कि यहाँ पे वायु का प्रकोप हो गया है और स्टेनोसिस हो गया है। आप लोग को स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि आप लोग देखिए कहीं कहीं वो जो स्पाइनल कॉर्ड आ रहे हैं वो कहाँ पे ऐसे कॉम्प्रेस हो रहे हैं, वहां पे स्टेनोसिस हो रहा है। आप लोगों को देखिएगा कहीं ऊपर से जब व्हाइट वाला वो जो आ रहा है बीच में, तो कहाँ पे वो ऐसा दिख रहा है स्टेनोस। तो यहाँ पर स्नेहन और स्वेदन दिया गया। स्नेहन में महानारायण तेल, फिर महाविषगर्भ तेल, प्रसारिणी तेल, कुट्टम चुक्क्यादि तेल, मुरिवेणा तेल, इनका मतलब अलग अलग तरीके से कभी अभ्यंग किया गया, उसी तरह से तेल धारा किया गया, कटी बस्ती किया गया, कैसे भी स्नेहन किया गया, और फिर नाड़ी स्वेद दिया गया, या जो भी संकर स्वेद, कुटी स्वेद, अलग अलग स्वेद के, नाड़ी स्वेद खासकर दिया गया, तो पेशेंट को उपशय मिलने लगा। और दूसरा की विश्रांति जब किया गया, ये सब करने के बाद रेस्ट की पोजीशन में लिटाया गया, तो पेशेंट का जो पेन का इंटेंसिटी है वह कम होने लगा। तो फिर एकदम व्यवस्थित निदान हो गया कि यहाँ पे वायु का प्रकोप हुआ है, और इसीलिए हम वायु की चिकित्सा कर रहे हैं, स्वेदन दे रहे हैं, क्योंकि वायु का शीत गुण रहता है। यहाँ पे उष्ण गुण दिया गया तो पेशेंट को उपशम मिलेगा, और रुक्ष गुण बढ़ा है तो वहां पे हमने अगर स्नेहन किया तो पेशेंट को तुरंत ही फायदा होने लगा। ठीक है, इसके बाद में संप्राप्ति ऐसे बनी कि दो संप्राप्ति बनी, इसमें दो चीज आगे बढ़ के वो पूरा संप्राप्ति बना। संप्राप्ति का आप लोगों को पता है कि यथा दुष्टेन दोषेन यथा चानु विसर्पता निवृत्ति रामाशय ऐसो संप्राप्ति जागति आगति, मतलब किस तरह से दोष और दुष्य की सम्मूर्छना हुई, किस किस स्रोतसों में वो सम्मूर्छना जाते गई, और जहां पर ख वैगुण्यता मिला वहां पे वो व्याधि उत्पन्न होने लगा, और उसमें संचय, प्रकोप, प्रसार, ये जो है षट क्रियाकाल, यह होके फिर वो व्याधि उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे पहला हेतु मिला कि वात प्रकोपक आहार, दूसरा साइड में सन्निकृष्ट कारण में प्रपतन, इंजुरी होना, चोट लगना, ये हो गया, इससे वायु का प्रकोप हुआ। और इस साइड में दूसरे साइड में वात प्रकोपक आहार गया, विप्रकृष्ट कारण में वात प्रकोपक आहार विहार किया गया, दीर्घकालीन अम्ल पित्त रहा, वात प्रकोप हुआ। वायु और अस्थि का आश्रय संबंध है, इसलिए वायु जो है वह अस्थि का क्षय करने लगा, क्योंकि आश्रय संबंध है। वायु ज्यादा बढ़ेगा तो अस्थि का क्षय होने लगेगा, तो अस्थि क्षय होने लगा वहां पे, मतलब एलोपैथी की भाषा में देखिए तो कैल्शियम की कमी होने लगी, वहां पे अस्थि क्षय होने लगा। अस्थि में अस्थि क्षय की वजह से कटि प्रदेश में स्थान दृष्टि बहुत ज्यादा होने लगी, और कटि प्रदेश में स्थान संशय हो गया, व्याधि का, वायु का, सॉरी, दोष दुष्य सम्मूर्छना हुई, और कटि प्रदेश में स्थान दृष्टि होने लगी और स्थान संशय होने लगा, और फिर कटि प्रदेश में तीव्र शूल होके ये लक्षण की उत्पत्ति हो गई, स्पाइनल स्टेनोसिस हो गया। इसके बाद में यह डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बाद व्याधि विनिश्चय किया गया कि ये वात व्याधि है और त्रिक ग्रह है। त्रिक संधि में ही यहाँ पे जो लंबो सैक्रल ज्वाइंट है, लंबो मतलब लंबर का और सैक्रम का ज्वाइंट, लंबो सैक्रल ज्वाइंट में त्रिक ग्रह, वहां पे स्टेनोसिस है, ऐसा हुआ जैसा आप लोग को पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है। इसके बाद में अब चिकित्सा करना है तो क्या करना है, तो अग्निदीपन, कोई भी चिकित्सा का बेसिक होता है कि अग्निदीपन करना है, और यहाँ पे स्त्रोतरोध नाशक ऐसा चिकित्सा करना है, अग्निदीपन करना है, और वायु का प्रकोप ना हो, मतलब अति लंघन नहीं करना है। अति लंघन करेंगे तो यहाँ पे अग्निदीप्त होगा, आम का पचन होगा, लेकिन वात का प्रकोप ना हो, इस तरह से अग्निदीपन करना है। और अग्निदीपन के लिए बहुत ज्यादा कटु रसात्मक द्रव्य, तिक्त रसात्मक, कषाय रसात्मक द्रव्य भी बहुत ज्यादा नहीं देना है कि वायु का प्रकोप हो जाए, मीडियम देना है कि हमें कंट्रोल मेथड में अग्नि को दीपन करना है, वायु को बैलेंस करना है। फिर वायु का अनुलोमन करना है, तो वायु का अनुलोमन करने के लिए आगे मैं और बताऊंगा, यहाँ पे एरंड तेल शुंठी के साथ दिया गया, या त्रिफला दिया गया,
वायु का अनुलोमन होना चाहिए, जो अपान वायु वहां पे अटका हुआ है और रुक्षता कर रहा है। उसी तरह से शूल प्रशमन के लिए, वेदना शमन के लिए मेडिसिन दिया गया, और बल देने के लिए बल्य दवाइयां दिया गया। तो इसमें औषधि योजना में बहुत सारे किए गए, अलग अलग पेशेंट में अलग अलग दवाई दिया गया। जैसे कि अजमोदा का चूर्ण, अजमोदादि चूर्ण दिया गया किसी को विडंग, अश्वगंधा, मुस्ता, पुनर्नमा, इंद्र, मृगशृंग भस्म, ऐसे अलग अलग टाइम पे औषधियां दी गई। किसी को अजमोदादि चूर्ण, दाढ़िमाष्टक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, अग्निकुमार रस, चित्रकादि वटी, अग्नितुंडी वटी, ऐसे बहुत सारी दवाइयों की योजना की गई। उसके बाद में कुछ गोलियां दी गई, जो जैसे पेन किलर, वेदना शामक, तो गोक्षुरादि गुग्गुल, महावाद विध्वंसक रस, पुनर्नवादि गुग्गुल, वहां पे स्वेलिंग है, स्वेलिंग को भी कम करने तो पुनर्नवादि गुग्गुल, अमृतादि गुग्गुल, योगराज गुग्गुल, इनको अलग अलग टाइम पे दिया गया। इसी तरह से स्वर्णकल्प भी दिया गया, तो वृहदवाद चिंतामणि रस दिया गया, किसी को चोप चीनी चूर्ण दिया गया, और शतावरी घृत के साथ दिया गया, किसी को अश्वगंधा घृत के साथ दिया गया, किसी को महातिक्त घृत के साथ दिया गया, किसी को गुगुल तिक्त घृत के साथ दिया गया। ऐसे अलग अलग अनुपान देके पेशेंट को दिया गया। उसी तरह से मृगशृंग भस्म दिया गया, क्योंकि उसमें मृगशृंग में बहुत सारा कैल्शियम रहता है, अस्थि धातु का वो प्रतिनिधि द्रव्य है। तो अगर सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है, तो मृगशृंग भस्म देने से वो अस्थि धातु का पोषण होने लगा। फिर वसंत कुसुमाकर रस, चोमचीनी चूर्ण, अश्वगंधा घृत के साथ दिया गया। उसी तरह से अब ये इंटरनल मेडिसिन तो दीपन पाचन, वायु का शमन करने वाला, स्वेलिंग को कम करने वाला, उसके साथ में स्नेहन करने के लिए मात्रा बस्ती, किसी को सहचर तेल का दिया गया, किसी को चंदन बला लाक्षादि तेल का दिया गया, किसी को लाक्षादि तेल का दिया गया, किसी को बला अश्वगंधादि तेल का दिया गया, किसी को बला अश्वगंधादि लाक्षादि तेल का दिया गया, किसी को दशमूल तेल का दिया गया, किसी को धानवंतर तेल का दिया गया, किसी को शीर बला तेल का दिया गया, किसी को शुद्ध बला तेल का, इतने सारे अपने पास दवाइयां हैं। किसी को कार्पास हस्त्यादि तेल का दिया गया, किसी को आवर्ती वाला जो धानवंतर तेल या शीर बला तेल, ऐसे बहुत सारे द्रव्यों का सिलेक्शन करके दिया गया। इसके साथ में निरूबस्ती दिया गया, वेदसायत, एक दिन तेल का एक दिन काढ़े का। तो निरूबस्ती में किसी को दशमूल क्वाथ और तिल तेल का, किसी को रासना एरंडादि क्वाथ, उसका रास्ता एरंडमूल आदि बस्ती, और तिल तेल, ऐसे अलग अलग दिया गया। फिर उसके बाद किसी को तिक्तक क्षीर बस्ती दिया गया। तिक्तक क्षीर बस्ती पर मेरा एक लेक्चर है, आप लोग सुनिएगा। तो उसमें मैं ज्यादातर ये बताता हूँ कि पटोल, यष्टि मधु, किरात तिक्त और गुड़ुची, लेकिन किसी किसी को अडुलसा डाल दिया गया, क्योंकि तिक्त रस मिलेगा तो और अस्थि का पोषण होगा, तो अडुलसा भी ऐड कर दिया गया। और इसमें 2 ग्राम का ये सारे चूर्ण, 2-2 ग्राम की मात्रा में 2 कप पानी, 2 कप दूध, इसको बॉईल किया, और फिर जब 2 कप दूध रह जाए वो लेके, और उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया, जैसे महातिक्त घृत, गुगुल तिक्त घृत, ये डाल के, और स्नेह युक्त नीरू बस्ती दिया गया, किसी को स्नेह युक्त शीर बस्ती दिया गया। तो पेशेंट को उपशय मिलने लगा। किसी किसी को बाह्य स्नेहन के लिए नारायण तेल दिया गया। ये सब करते करते धीरे 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 उपशय मिलते गया। और जो नितंब प्रदेश, कटि प्रदेश में स्पर्शत्व था, चिमचिमायन था, वह रिलैक्स होने लगा, संधि वहां पे स्नेहन होने लगा, रीजनरेशन होने लगा, जो डिजनरेशन था उसका रीजनरेशन होने लगा, पेशेंट को बहुत अच्छा आने लगा। और ऐसे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल ऐसे कंटिन्यू किया गया, तो पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा हुआ। इस तरह से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है। वहां पे स्नेहन होना जरूरी है, रीजनरेशन के लिए तिक्तक क्षीर बस्ती, किसी को स्वर्ण कल्प जैसे बृहत्वाद चिंतामणि, स्वर्ण मालिनी वसंत, फिर उसके बाद त्रैलोक्य चिंतामणि रस, स्वर्ण मालिनी वसंत, इस तरह से मेडिसिन दिया गया, तो पोषण होते गया। उसी तरह से कुछ कुछ जो चूर्ण दिए गए, जैसे विडंग है, विडंग अग्निवर्धक है, अनुलोमन करता है। इंद्रयव है, वो अनुलोमन करता है। और रस पाचक दिया गया कि अच्छा रस धातु बने, वहां पे रस अच्छा मिले, इसलिए रस पाचक दिया गया। इसी तरह से अश्वगंधा दिया गया, जो अश्वगंधा वात नाड़ियों को, स्पाइनल नर्व्स को ताकत दे, मसल्स को ताकत दे, बोन्स को ताकत दे, वो एक एक वर्टिब्रास को ताकत दे। उसी तरह से अजमोदा का प्रयोग किया गया, जो वेदना शामक है, आम का पचन करता है, अपान पे अनुलोमन का कार्य करता है। मुस्ता दिया गया, जो शोथग्न है, पाचक है। इसी तरह से पुनर्नवा शोथग्न है, वो दिया गया। श्रृंग भस्म जो है वो अस्थि पोषक का काम करता है, मतलब उसमें नेचुरल कैल्शियम रहता है। किसी किसी को सुधा कल्प, जैसे प्रवाल पिष्टी, शंख भस्म, प्रवाल पंचामृत, कपर्दिका भस्म, शौक्तिक भस्म, मोती पिष्टी, ऐसे जो कैल्शियम के हैं सप्लीमेंट, वो आयुर्वेद के दिए गए। इसी तरह से वहां पे शूल प्रशमन के लिए, और वहां पे
क्लेद को दूर करने के लिए गोक्षुरादि गुग्गुल का प्रयोग किया गया, तो उससे वेदना शमन हो गया और विगुण हुआ अपान वायु वो प्राकृत होने लगा। और रसायन के रूप में गोक्षुरादि गुग्गुल, कभी भी आपके पास कमर दर्द के पेशेंट आते हैं, गोक्षुरादि गुग्गुल का प्रयोग करिए, ये पूरी तरह से अपान वायु को प्राकृत अवस्था में ला देते, क्योंकि गोक्षुर जो है वो अपान क्षेत्र में काम करने वाला वृक्ष द्रव्य है, तो स्ट्रेंथ देता है, बल्य है वो, तो इसलिए गोक्षुरादि गुग्गुल का प्रयोग किया गया। इसको अमृत आदि गुग्गुल का प्रयोग किया गया, जो अस्थि धातु का पोषण करता है, क्योंकि अमृत है, गुडुचि है, तो तिक्त रस से वहां पे अस्थि धातु का पोषण करता है। और गुग्गुल कल्प है वो वेदना शमन करते हैं। उसी तरह से पुनर्नवादि गुग्गुल देने से शोथ कम हो गया, आभ्यंतर शोथ। महावात विध्वंसक जो है उत्कृष्ट वेदना शामक है, वात नाड़ियों को बल्य है, इस तरह से दिया गया। ऐसे जब करते हैं ना तो बहुत अच्छा फायदा हो गया। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो जिनका पोस्चर जो रहता है वो बिगड़ा हुआ रहता है, मतलब पोस्चरल डिफॉर्मिटी रहती है। जैसे कि 1 मिनट रुकिए, आप लोग के स्क्रीन पे 1 मिनट, मैं कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ लेकिन वो कुछ और आ गया। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, क्योंकि ना मैं कुछ आप लोगों के लिए कुछ दिखाना चाहता हूँ। पोस्टरल डिफॉर्मिटी रहती है, जैसे कि लॉर्डोसिस नहीं, स्कोलियोसिस रहता है। उसी तरह से किसी किसी को काइफोसिस रहता है। आप लोग देखिए, आप लोग के स्क्रीन पे आ रहा है। 1 मिनट रुकिए। ऐसे आप लोगों ने पेशेंट देखे होंगे जो बहुत सारे ना लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और टेढ़े मेढ़े बैठ के काम कर रहे हैं, उनको बैकएक होता है और वो पोस्टरल डिफॉर्मिटी होने लगता है। और इसके वजह से त्रिक ग्रह होता है, मतलब हम जो बोलते हैं स्पाइनल स्टेनोसिस हो जाता है। तो 10 मिनट भी चले तो कमर दर्द हो जाता है, सीधा खड़े होने को नहीं आता है। उसी तरह से पैर उठा नहीं पाते, क्योंकि बहुत देर तक एक ही जगह पे बैठे हैं। और कमर झुकाने के लिए अगर 25-30 डिग्री पे ज्यादा सा मोड़ने लगे तो कमर दर्द होने लगा। तो पहले किसी को भुजंगासन, शलभासन, पश्चिमोत्तासन कर सकते थे, लेकिन बाद में ये करना ही इम्पॉसिबल हो गया। इसी तरह से बहुत सारे हमारे पास जब स्पाइनल स्टेनोसिस के आते हैं, त्रिक ग्रह को एक साइड में रखें, पूरा अगर हम लोग स्पाइनल एरिया को देखें, पूरा स्पाइनल कॉर्ड को, तो वो पूरा जो है ना बैकबोन, वहां पे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्टेनोसिस, ऐसे पेशेंट बहुत ज्यादा आते हैं। और एलोपैथी में बेल्ट लगाया जाता है, पट्टा लगाया जाता है, ट्रैक्शन दिया जाता है, लिटा के बेड रेस्ट किया जाता है। आयुर्वेद में हम लोग स्नेहन शोधन करते हैं, अलग अलग व्यायाम बोलते हैं, आसन कराते हैं। उसी तरह से एलोपैथी के लोग जो से एंटी इंफ्लेमेटरी एनाल्जेसिक्स देते हैं, हम लोग भी देते हैं, लेकिन हम लोग का कैसा कॉन्सेप्ट है कि हम लोग वायु का विचार करते हैं, अग्नि का विचार, हम धातु अग्नि का विचार करते हैं, वायु का शमन करने का करते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि बृहद्वाद चिंतामणि रस, चोप चीनी का चूर्ण, शतावरी घृत, अश्वगंधा घृत, गुगुल तिक्त घृत, महातिक्त घृत, महा पंच निम्बादि घृत, ऐसे द्रव्य देते हैं। उसी तरह से वसंत कुसुमाकर, अश्वगंधा घृत देने से, और ये अश्वगंधा घृत है वो शुक्र धातु तक बल बढ़ाता है। तो शुक्र धातु जो है वो नए नए सेल लेके आता है, नए नए रीजनरेशन करता है। क्योंकि वहां पे बहुत, अगर हम लोग देखें तो अनिलोम क्षय से भी क्षय हुआ है, प्रतिलोम क्षय से भी क्षय हुआ है। प्रतिलोम क्षय से अगर क्षय हुआ है तो शुक्र धातु का नाश हुआ है और वायु का प्रकोप हो गया, यह भी हेतु मिलता है। इसलिए अश्वगंधा घृत है, कप्पी कच्चू सिद्ध घृत है, विदारी सिद्ध घृत है, या मुसली सिद्ध घृत है, उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हमारे पास और भी पेशेंट आते हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस वहां रहता है, वो एरिया में स्पॉन्डिलोसिस वगैरह रहता है, तो उसमें, और कुछ लोग रहते हैं स्थूल रहते हैं, बहुत ज्यादा मोटे लोग रहते हैं, उनका पेट आगे निकला होता है, तोंद निकला रहता है और कमर पे प्रेशर आता है। तो ऐसे में हमें वो स्थूलता कम करनी पड़ती है, मोटापा कम करना पड़ता है। और कभी कभी वायु का प्रकोप होता है तो धातु क्षय जन्य है कि मार्गावरोध जन्य है। मार्गावरोध जन्य है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे उपस्तंभित वायु है, आम संचिति है, आम जाके जकड़ गए पूरा, तो वहां पे उपस्तंभित वायु, तो वहां पे आम पाचन करना है और साम वायु की चिकित्सा या आमवत की चिकित्सा करना है। अगर धातु क्षयात्मक है, वायु प्रकोप है, तो वहां पे निरुपस्तंभित वायु है। निरुपस्तंभित वायु है तो धातु क्षय जन्य को करने के लिए बृहण घृत देना है, वहां पे बृहण बस्ती देना है, यापना बस्ती देनी है। ऐसे जैसा व्याधि उस तरह के कंडीशन को डायग्नोस करके, और पेशेंट अगर बहुत क्रुश है, बहुत पतला है और उसको ये सारे बैक प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो वहां पे स्नेहन की कमी है, तो वहां पे मांस धातु का भी क्षय हुआ है, अस्थि धातु का भी क्षय हुआ है, तो वहां पे मांस धातु को बढ़ाने के लिए अश्वगंधा लेहम और बहुत सारे ब्रह्म रसायन वगैरह सब दिया जाता है। उसी तरह से मानसिक बल
अगर वो डिप्रेशन में बहुत दिन तक रह रहा है या वेगावरोध का हिस्ट्री है, तो मानसिक बल बढ़ाने के लिए प्राणायाम वगैरह करना है, काउंसलिंग करना है, उसको आध्यात्मिक बनाना है, पॉजिटिव उसको पूरा काउंसलिंग करना है। तो इस तरह से देने से हमें बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से त्रिक वेदना अगर हो रही है, कमर में वेदना हो रही है, तो कभी कभी वो पक्वाशयगत वात होता है, कभी कभी वो गुदगत वात होता है। गुदगत मतलब गुदा प्रदेश में वायु रहता है। त्रिकपाद पृष्ठ शोथ त्रिकपाद पृष्ठ रोग शोथो, ये गुदगत वात के लक्षण बताया कि त्रिक प्रदेश में मतलब त्रिक एरिया में, पाद में पैरों में, पृष्ठ में पीठ में शोथ होता है, स्वेलिंग होती है। कभी कभी वो पुरुषावृत वात, पुरुष को आवृत किया है बात में, तो यहाँ पे श्रोणी और वंक्षण में, पूरा पेल्विक एरिया में और वंक्षण एरिया में, ग्रॉइन एरिया में वो पेन होता है। उसी तरह से ग्रुदसी वात कभी कभी रहता है, जो साइटिका का पेन होता है। तो स्विक पूर्वा कटि पृष्ठोरु जंगा जानु जंगा पदे क्रमात्, मतलब स्विक प्रदेश में, कटि प्रदेश में, पृष्ठ में, जंघा में, पाद में, ये क्रम से पूरा ग्रदसी वात के सारे सिम्टम्स दिखते हैं। कभी कभी कफावृत व्यान रहता है, तो यहाँ पे कफावृत व्यान, कफ ने आवृत किया व्यान को, तो वहां पे गति का संग होता है, मतलब मूवमेंट जो रहता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, रुक जाता है। इस तरह से हम लोग जब देखते हैं तो प्रत्येकम स्थान दुष्यादि क्रिया वैशेष्यम आचरित, मतलब स्थान और दुष्य मतलब स्थान कौन सा है, मतलब सर्वाइकल एरिया है क्या, लंबर एरिया है क्या, थोरेसिक एरिया है क्या, या फिर सैक्रल एरिया है, कॉर्सिक्स का एरिया है, स्थान को देखना है। और दुष्य देखना है, वहां पे वात पित्त कफ, वात की प्रधानता ज्यादा रहती है, शूल रहता है वहां पे। क्रिया वैशिष्ट्यम आचरित, उस तरह की क्रिया करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। उसी तरह से कमर में, अस्थि में, मज्जा में हमें बल देना है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बहुत सारे द्रव्य हैं, जैसे कि स्नेहन शोधन दे के, मृदु विरेचन करा के, एरंड तेल और दूध पीने के लिए दे दें, और एरंड मुलादि निरूह का प्रयोग करें। इसी तरह से सुकुमार घृत का प्रयोग करें। और सुश्रुताचार्य जी ने एक चीज बताया कि उत्क्लेशन बस्ती, दोषहर बस्ती और शमन बस्ती, इसका प्रयोग बताया। तो उत्क्लेशन बस्ती के लिए एरंड बीज, बच्चा सुश्रुत संहिता में है, वो अंजना मैम भी हमेशा बताती हैं। तो उत्क्लेशन बस्ती में दोषों को उत्क्लेशित करके निकालना है। एरंड बीज, बच्चा, सेंधा नमक, यष्टि मधु, पिपली और हपुषा, इसका प्रयोग करना है। दोषहर बस्ती, दोषों को निकालने वाला शतावरी, यष्टि मधु, जो कपित्त होता है, कांजी, गोमूत्र और बेलफल, इसका प्रयोग करना है। शमन में मुस्ता, रसांजन, यष्टि मधु और गवला, इसका प्रयोग करते हैं। तो इन सब से अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और अगर सर्वाइकल एरिया में स्टेनोसिस है तो वहां पे नस से देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर सहचर तेल का बस्ती देना पड़ता है, गोक्षुर तेल का बस्ती, लहसुन तेल का बस्ती, इन सबसे बहुत अच्छा फायदा होता है। और गुग्गुल में आभा गुग्गुल, त्रयोदशांग गुग्गुल, पंचतिक्त घृत गुग्गुल, लाक्षा गुग्गुल, आभा गुग्गुल, सब नहीं, सप्तविंशति तो हम लोग देते हैं, दे सकते हैं, लेकिन सप्तविंशति गुग्गुल भगंदर आदि में देते हैं। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग गूगल देते हैं। कभी कभी एक अमृता गूगल, कैशो गूगल, त्रिफला गूगल देने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अभी आप लोग बताइए, मैं इस पे बोलूंगा तो और 2 घंटा में बोल सकता हूँ, इतना मेरे पास मटेरियल है। बाद में कभी हम इस पे और चर्चा करेंगे। डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपके पास ऐसे जी पेशेंट सर। आते हैं सर? जी सर, प्रणाम सर। हाँ ये तो हेतु मिला सर, हमारे पास आए थे एक सियाटिका पेन के लेके गृहसी का, तो उनका जो रिपोर्ट था उसमें लिखा ही हुआ था कि एस्टोनोसिस के कारण हो रहा है। तो जब भी एस्टोनोसिस होता है, इसका मतलब कि धातु क्षय जात, मतलब क्षयात्मक वायु प्रकोप है, वहां पे क्षय हुआ है, उसका डायमेंशन कम हो गया। डायमेंशन कम होने के कारण जो वेन पास आउट हो रहा है उससे वो कंप्रेस होता है, और जिसके कारण कंप्रेस होने के कारण ब्लड का सप्लाई पुअर हो जाता है, और जिसके कारण पेन होता है। तो ये साइटिका वाले जो पेशेंट थे उनका क्लियर लिखा हुआ था। ऐसे भी जो साइटिका का अन्य कारण है उसमें एस्टोनोसिस रहता ही है, डिस्क बल्जिंग, प्रोलैप्स, ये सब रहता है, लेकिन ये बहुत कम देखा जाता है एस्टोनोसिस का जो कॉजेज रहता है। तो इसमें सर हम उनको ब्रिहन के चिकित्सा ही चलाए थे, और साथ में वातसामक एकांगवीर रस चलाए थे, बृहत्पात चिंतामणि रस भी दिए थे, और महानारायण तेल का अनुपान कराते। महानारायण तेल उनको रात को बोलते थे 2-2 चम्मच गर्म पानी के साथ लेने के लिए, स्नेहन के लिए। तो मतलब 15 दिन तक तो उनको कुछ फायदा नहीं मिला,
लेकिन उसके बाद से जब स्वर्णकल्प की दवा चलने लगी तो बिल्कुल आराम मिल गया था उनको। लगभग 3 महीने तक मेडिसिन चली उनकी। उसके बाद फिर कुछ MRI वगैरह नहीं कराए थे, लेकिन वो ठीक हो गए सर। जी बहुत बढ़िया, बहुत जी बढ़िया, प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू सर। ठीक है। और कंचन मैम आप बताइए, आपके पास ऐसे पेशेंट आए हैं? जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए मैम। सर आपने बहुत अच्छा बताया सर। मेरे पास भी ऐसे पेशेंट आते हैं, तो मैं सेम आप जैसे दवाई बताए थे सभी, जैसे एकांगवीर है, वसंत कुसुमाकर है, इसमें मैं वसंत कुसुमाकर भी देती हूँ, कभी रसराज भी मैं चलाती हूँ, प्रवाल पिष्टी, गोदंती भस्म, स्वर्णवाक्षिक भस्म, ये भी मैं देती हूँ। त्रयोदशांग गुग्गुल का भी यहाँ पे बहुत अच्छा रोल आता है। लाक्षादि गुग्गुल भी हम बहुत बार चलाते हैं। कोक्षुरादि गुग्गुल है, चंद्रप्रभावटी है। पीड़ा अगर ज्यादा है तो पीड़ांतक वटी भी मैंने बहुत बार चलाई है सर। यहाँ पे पारिजात का क्वाथ का भी बहुत अच्छा रोल आता है। निर्गुंडी क्वाथ है, दशमूल क्वाथ है, बहुत अच्छे से वर्क करता है सर ये चीजें भी। और लोकल एप्लीकेशन मतलब स्नेहन स्वेदन के लिए भी बोला जाता है। और जैसे पीड़ांतक तेल का हल्के से स्नेहन स्वेदन करके, जैसे घर पे अगर पेशेंट को करना है तो मैं तौलिया गरम पानी में डुबो के स्वेदन करने के लिए बोलती हूँ। अगर वो कहीं नहीं जा पाता है नाड़ी स्वेद के लिए, तो मैं ऑयल का हल्के से मसाज और तौलिए से उसका स्वेदन ऐसे भी बोलती हूँ। धारा करने के लिए भी बोलती हूँ, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। थोड़ा सा अनुलोमन हो उस पेशेंट में, इसलिए मैं हरित की चूर्ण है, दिव्य चूर्ण है, कभी त्रिफला है, जो पेशेंट टू पेशेंट मेडिसिन ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने शतावरी का रोल भी बहुत अच्छे से देखा है, अश्वगंधा चूर्ण का रोल भी बहुत अच्छे से देखा है। पेशेंट काफी अच्छे से रिकवर हो जाता है। जैसे आपने बोला कि स्कोलियोसिस का है, या फिर कोई गिरने की वजह से उसमें स्टेनोसिस हुआ है, या फिर कभी कभी बहुत सीटिंग करने वाले पेशेंट होते हैं, बहुत मतलब एक जगह पे बैठे रहना है और उठते नहीं है, तो उनमें भी ये पेशेंट दिखता है। बहुत बार डिजनरेशन की वजह से भी हमें दिखता है ओल्ड एज पर्सन में। बहुत बार अर्ली एज में भी, अभी मेरा एक पेशेंट चल रहा है, वो तो बिल्कुल 32 एज का होगा, पर उसका सिटिंग बहुत ज्यादा है। तो उसमें मैंने देखा कि ये मतलब कोई गिरने की हिस्ट्री नहीं, कुछ नहीं है। उसका MRI किया गया तो उसमें स्टेनोसिस दिखा। वो काफी अच्छे से रिकवर कर गया, पर 100% रिकवरी है उसमें 6 महीने में ही। बहुत अच्छे से रिकवर हो जाते हैं सर पेशेंट। थैंक यू सर। जी हेलो सर। और प्रणाम सर। हेलो हाँ सर। प्रणाम। एक मिनट, बस एक मिनट, सब लोग कंचन मैम को बधाई दीजिए, क्योंकि कंचन मैम की बेटी ने टॉप किया है, 70% मार्क्स है MBBS फर्स्ट ईयर में। Congratulations, ma'am. Congratulations, Congratulations, हाँ, ma'am. इंटेलिजेंट बच्ची भी इंटेलिजेंट है। यस थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सर। कंचन मैम की बेटी है तो इंटेलिजेंट तो होगी सर ना, कंचन मैम इतनी इंटेलिजेंट है। नहीं, सही में उसने मुझे नहीं लगा था 70% आएगा, पर 70% मिला ना, मतलब MBBS फर्स्ट ईयर में बहुत मुश्किल है। क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मुझे नहीं लगा था, बोले कि मिलेगा करके, पर मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट होती हूँ उसके साइड से, क्योंकि वो मतलब स्मार्ट है। ऐसा नहीं है बिल्कुल किताब हाथ में और पढ़ रही है, ऐसे नहीं है। वो सब करती है, मतलब खेलती है, कूदती है, सब अभी भी सेम चीज है। टीवी देखना है, मोबाइल चलाना है, सब करती है, कुछ बोलना नहीं पड़ता है। काफी अच्छे से कर लेती है। बस मैं कभी फोर्स नहीं करती हूँ। सबसे पहले इतना ध्यान रखना, मतलब जिनके भी बच्चे हैं उनको ये ध्यान रखना है कि फोर्स नहीं कर रहे हैं उनको, उनके मन से कर रहे थे थोड़ा सा। बस ध्यान रखिए कि वो क्या कर रहे हैं। जी सर। जी आप बोलिए, आप बाकी लोग बोलिए जो। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी मैम बताइए। सर एक बार थोड़ा संप्राप्ति एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे कैसे बनती है, और एक अवष्टंबित और जो दूसरा है वात प्रकोप क्षय जन्य और कर आवरण, सर ये चीजों को थोड़ा दोबारा रिपीट कर देंगे। अच्छा, तो क्या होता है ना कि संप्राप्ति होता है वो एक तो ऐसे जो त्रिक ग्रह जब रहता है स्पाइनल में, त्रिक एरिया में, लंबोसेक्रल जॉइंट में, वहां पे चोट लगने का ऐसा हेतु रहता है, मतलब प्रपतन, इंजरी हुआ है, यह एक हेतु रहता है। वो इंजरी है, ठीक है, उस टाइम पे सबसाइड कर दिया गया, लेकिन बाद में पेशेंट, वो एक सन्निकृष्ट कारण हो गया, विप्रकृष्ट कारण हो गया, जो संचय प्रकोप प्रसर, इसका टाइम लेता है। तो जैसे कि वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन किया, जैसे कि रात्रि जागरण किया, अति मैथुन किया, धातु का क्षय कर रहे हैं, उसी तरह से ठंडा चीज का
सेवन कर रहे हैं, बहुत मतलब रुक्ष चीजें खा रहे हैं, शीत चीजें खा रहे हैं, परिष्कृत चीजें खा रहे हैं, मतलब खराब चीजें, फिर वेगों का अवरोध कर रहे हैं, मल मूत्र छींक उल्टी प्यास ये सब का अवरोध कर रहे हैं, तो वायु कहीं ना कहीं प्रकोपित हो रहा है, खासकर मल मूत्र और अपान वायु को रोक रहे हैं, उसकी वजह से वायु का प्रकोप हो रहा है। तो ये धीरे धीरे जाके कमर के एरिया में जो कटी प्रदेश है, जो लंबर सैक्रल ज्वाइंट आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वहां पे जाके वायु स्थान संशय कर लेता है। स्थान संशय करके वहां के जो स्नेहन वाला जो ये जो फ्लूइड है वो उसको सुखाने लगता है, और सुखाने के बाद वहां क्या रुक्षता आती है और वो हड्डियां एक दूसरे पे घिसने लगती है। ये तो आपको मालूम हो गया, उसकी वजह से स्टेनोसिस हो गया, इतना मालूम है। उपस्तंभित और निरुपस्तंभित वायु है। उपस्तंभित का मतलब है कि आम वात, आम संचिति है, अग्निमंदता भी है, आम की संचिति होके आम जाके वहां पे चिपक जा रहा है। मेरे पास एक लड़की आई थी, वो हमारे सर के पास जाती थी, लेकिन सर से वो ठीक नहीं हो पाई, तो वो ना सर से कुछ 8 साल तक इलाज किया उसने आम बात का, लेकिन सर से नहीं कर पाई, सर पता नहीं क्या वो कारण था। तो वो मेरे पास आई, तो जब वो मेरे पास आई ना, तो मैंने देखा तो उसका पूरा बैकबोन था ना, जैसे दरवाजा होता है हमारा लकड़ी का, उस तरह से उसका पूरा बैक जो था ना वो पूरी तरह से कड़क हो गया था पूरा। वो बेंड भी नहीं कर पा रही थी, थोड़ा भी हिलती थी ना तो रोती थी, चिल्लाती थी, पेन किलर खा रही थी, स्टेरॉइड खा रही थी, हमारे सर का दवाई भी खा रही थी। तो ऐसा पता चला कि जो भी ट्रीटमेंट हुआ उसके वजह से या उसके स्ट्रेस की वजह से वायु का प्रकोप होके आमवत जो था वो पूरी तरह से आम जाके ड्राई हो गया पूरा, और ये स्पाइनल स्टेनोसिस जैसा कंडीशन हो गया। लेकिन यहाँ पे उपस्तंभित वायु था, क्योंकि आम युक्त वायु था, आम जो था वहां पे जाके संचित हो गया था, ऐसा हो गया था। तो ये उपस्तंभित वायु आम अवातजन्य। और दूसरा होता है धातु क्षयजन्य। धातु क्षयजन्य मतलब वहां पे अस्थि क्षय हो रहा है, रस क्षय हो रहा है, रक्त क्षय हो रहा है, मांस नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, अनुलोम क्षय हो रहा है या प्रतिलोम क्षय हो रहा है, कि अति शुक्र का क्षय, मज्जा का क्षय, मांस का क्षय, ये प्रतिलोम क्षय उल्टे डायरेक्शन से। तो ये धातु क्षय जन्य वायु का प्रकोप ये हो गया, तो ऐसे कंडीशन में मिलते हैं। और बहुत सारे पेशेंट आवरण जन्य भी मिलते हैं। आवरण जन्य मतलब जैसे कि बताया मैंने कि पुरुषावृतवात, फिर उसके बाद में अस्थियावृतवात, ऐसे बहुत सारे जो रहते हैं वहां पे आवरण जन्य संप्राप्ति, उसकी वजह से भी ऐसे पेशेंट मिलते हैं। ठीक है सर, मतलब इन तीनों में मतलब डिफरेंशिएट हम क्लिनिकली कैसे करेंगे कि ये हाँ क्षयजन्य है उपस्तंभित, या आवरणजन्य है या उपस्तंभित वात हाँ है? तो जब उपस्तंभित वायु रहेगा ना तो भूख नहीं लगती है वहां पे। जैसे कि आम बात की सिम्टम होते हैं कि एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट, दूसरे जॉइंट से तीसरे जॉइंट, वो संचारी वेदना होती है, स्वेलिंग होता है। आम बात की सारे हुरलास हो रहा है, नौशिया फीलिंग हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, पेशेंट बस खा रहे हैं, पेन किलर खा रहे हैं, स्टेरॉइड खा रहे हैं, और उनका कमर दर्द हो ही रहा है कंटिन्यू। अग्नि मंद है, अग्नि जीरो है उनका, जीरो नहीं होगा 10% होगा, जीरो हो गया तो मृत्यु हो जाती है, तो वहां अग्नि मंद है। धातु क्षयात्मक जो रहते हैं वहां पे स्वेलिंग वैसा नहीं रहेगा, भूख लगती है, लेकिन वहां पे देखने से ही पता चलता है कि धातु क्षय हो रहा है, कैल्शियम की कमी हो गई बहुत ज्यादा, ऐसे धातु क्षयात्मक होता है। हेलो सर। हाँ जी मैम बताइए। हाँ सर, मैंने ऐसा ही एक पेशेंट किया सर। वो जब मेरे सामने बैठे थे तो आधे घंटे के बाद उन्होंने खड़ा रहना भी बहुत पेनफुल था सर। उसको हाइट बहुत ज्यादा था सर। ऐसे पेशेंट में मोस्टली मुझे ये प्रॉब्लम दिखाई दे। और उसको रॉन्ग पोस्चर था, टू व्हीलर की हिस्ट्री ज्यादा थी, बहुत ज्यादा यूज करते थे टू व्हीलर। और सुबह जो खाना बनाते थे तो 4-4 5-5 घंटे खड़े रह के खाना बनाते थे। ओबेसिटी था सर उनका ज्यादा। और इतना सीवियर पेन था तो कि वो मेरे पास आए तो बहुत रो रहे थे, डिप्रेशन में भी थे सर पेशेंट। ऑर्थोपेडिक के पास आए, जाके आए थे बहुत सारे। तो उसको सिर्फ मैंने लोकल मसाज टीम दिया था पहले 2 दिन, तो उसको 40% रिजल्ट मिला सर। तो बाद में मैंने उसको नाड़ी स्वेद देती रही, और बाद में उसको मैंने मात्रा बस्ती और योग बस्ती स्टार्ट किया, मात्रा और निरो। तो 15 डेज में पूरा सर पूरा गया उसका पेन, अच्छे से मतलब कवर हो गई सर वो। मैडम आपने किसका मातृबस्ती दिया था और नीरू किसका दिया था प्रणाम मैम? सर, मैं सर्चर और महानारायण यूज करती हूँ सर। और ये तो नीरो बस्ती तो दशमूल वगैरह, उसका दशमूल, त्रिफला, निर्गुंडी, रासना, ये सब कॉम्बिनेशन में दिया था। बहुत पुराना केस है मेरा, लेकिन उसको 100% रिजल्ट मिला था। बिल्कुल पूरा पेन निकल गया था उसका पूरा। मैंने टैबलेट तो अस्थि पोषक वटी वगैरह बाद में स्टार्ट किया, लेकिन पेन तो पूरा पंचकर्म से ही चला गया। सिर्फ नाड़ी स्वेद, स्नेह स्वेदन और ये बस्ती, योग बस्ती दिया था उसको। थैंक यू सर। जी थैंक यू।
बहुत अच्छा बताया मैम। जो भी यहाँ पे पेशेंट देख के जो अनुभव बताए जाते हैं ना, वो बहुत काम आता है सभी लोग को। सर जिनका हाइट ज्यादा होता है ना, उनका हाँ। रॉन्ग पोस्चर होता है सर, जब टू व्हीलर पे बैठते हैं या कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, तो रॉन्ग पोस्चर की वजह से इन लोगों में 100% सर ये प्रॉब्लम होती है। और इनको इनको ना मैंने रिंग पे बैठने के लिए बोला था, ऐसे गोल रिंग होता है ना क्लॉक जैसा, तो जी वहां पे बैठने की वजह से प्रेशर कम पड़ता था, तो कॉक्लिक्स पे जो पेन है वो पूरा मतलब निकल गया, स्वेलिंग भी कम होता गया उसका, जी तो अच्छा रिजल्ट मिला सर। जी। और आप कंचन मैम, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बेटी को लेके आइएगा ना, हम उनको अभिनंदन करना चाहते हैं आयुष दर्पण की तरफ से। आपको शायद याद होगा 12th में या कभी तो नीट का परीक्षा में वो पास हुई थी, तब भी हमने अभिनंदन किया था उनको। मैम वो कौन से कॉलेज में है? हेलो मैम, कौन से कॉलेज में है प्रणाम मैम सर। वो? CGS अच्छा, KM। आई गई आप कंचन मैम, एक मिनट वीडियो ऑन करिए आप। सर वो आपको सुन ही रही थी तब से। अच्छा शशि मैम, आप इनसे थोड़ा बात करिए, आप बहुत अच्छा मोटिवेट करती हैं शशि वो मैम। सर वीडियो ऑन करने नहीं दे रही है। तो शशि मैम कैसे बधाई देंगी? हम लोग करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं इतने ब्रिलियंट बच्चे को। कॉन्ग्रेचुलेशन शशि बेटा। मैम, अगर हेलो। हेलो, कैसे हाँ, मैं हैं आप? स्पॉटलाइट करता हूँ। ठीक हूँ आप कैसे हो? मेरे बच्चे को करना था। दोनों को करता हूँ जी। हाँ जी बेटा जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच बेटा। आपसे आप पहले भी बात किया है हमने, मुझे याद है। जब हाँ एमबीबीएस में एडमिशन हुआ था तब बात किया है। हाँ, पिछले साल हमने बात किया था आपसे, तो मुझे याद है अच्छे आप से। कितना घंटा पढ़ती हैं? इतना टॉप कर रही हैं, कितना घंटा पढ़ती हैं आप? ज्यादा नहीं, 1-2 घंटा। 1-2 घंटा? और इतना तेज दिमाग है आपकी। मम्मी भी देखिए कितना अच्छा एमडी का एंट्रेंस क्लियर कर ली। हाँ। हाँ। किसी को कुछ और बोलना है तो बोल सकते हैं इनको मोटिवेट करने के लिए। कुछ बोलिए आप लोग। सर कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, कीप इट अप। थैंक यू सो। ऐसे ही और यश आपको मिले जीवन में, आगे बढ़ते रहो। और मम्मी जैसे इतने अच्छे आपके टैलेंटेड है, हम तो आपको क्या ही बताएंगे। जीवन में बस ऐसे ही नाम करते रहो, बहुत लोगों की सेवा करो, आपके हाथ से बहुत लोगों को मतलब उससे ना रिलीफ मिले। यही आपको मतलब जीवन में मिलता रहे हमेशा ना, उसका ही रिलीफ है और सुकून है, वही आपको मिले बेटा। यही हम यस। भगवान से और प्रार्थना मुझे कंचन मैम करेंगे। बताई थी कि आपको एग्जाम के टाइम बुखार आ गया था, तभी आपने हाँ पढ़ाई नहीं छोड़ा। पढ़ाई हाँ, सर दर्द कर रहा था ना, मैडम गाड़ी में जा रहे थे आपको लेके, फिर नशे किया था शायद, तो आपको रिलीफ मिला था। हाँ। जी। ठीक है, आप आगे बढ़िए। बहुत अच्छा लगा, हमें दिल से खुशी हुआ कि आप मतलब इतना अच्छा कर रही हैं। थैंक यू सो मच। जी ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। और ये टॉपिक से रिलेटेड किसी को बात करना है तो कर सकते हैं। स्पाइनल स्टेनोसिस से रिलेटेड किसी को बात सर करना है? प्रणाम सर। सर मुझे ये पूछना था, हाँ सर आपने दो चीजें बताई थी। एक तो अगर स्तंभित है, आम बात है, तो यहाँ पे भूख नहीं लगेगी, स्वेलिंग हाँ वगैरह होगी या नौसिया होगा। हाँ। दूसरा धातुशय होगा तो स्वेलिंग तो नहीं होगी, लेकिन कैल्शियम वगैरह कम होगा। सर स्वेलिंग होगी लेकिन कम होगी, वहां भूख लगती है सर, भूख लगती है, सब कुछ रहता है। ओके। और सर इसमें धातुशय है तो क्या मोटे भी हो सकते हैं ना सर? मोटे भी हो सकते हैं, स्थूल लोगों को भी होते हैं। वहां पे मेद ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन वहां पे रस धातु और अस्थि धातु का पोषण नहीं हो रहा है। जी। मोटे सर लोग। आवरण जन्य बात में क्या होगा फिर? ये इसमें क्या होगा सर, आवरण जन्य बात में? आवरण जन्य जो है बात, उसमें अलग अलग सिम्टम्स बताएं। मतलब मैं एक मिनट बताता हूँ आपको, क्योंकि ऐसा हमें डायग्नोस करते हुए आना चाहिए। सर ये मेदावृत तो बात हुआ ना, सर जो बोल रहे हैं अगर वो। मेधावृतवात हुआ तो हाँ, लेकिन हाँ। लेकिन अगर आवृतवात के वजह से, मेधावृतवात तो आपने सही बताया, मुझे कुछ और बताना है। जी सर। पक्वाशयगत वात है, अगर पक्वाशयगत वात, केवल पक्वाशय में वायु है तो त्रिक वेदना एक सिम्टम बताया चरक संहिता में। दूसरा है गुदगत वात, गुदा भाग में वायु चला गया है तो त्रिक पाद पृष्ठ रोग शोथो, त्रिक में पाद में पृष्ठ में और स्वेलिंग रहती है और वेदना रहती है। फिर पुरुषावृतवात, ऐसे पुरुष ने पुरुष को वायु ने आवृत किया है, नहीं, वायु को पुरुष ने आवृत किया है, पुरुषावृतवात। तो यहाँ पे श्रोणी में मतलब पूरा पेल्विक एरिया में और वंक्षण में, ग्रॉइन एरिया में आगे की तरफ वो बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। एक होता है ग्रदसीवात,
वो स्विक पूर्वा कटि पृष्ठ उरु जानु जंगा पदई क्रमात्। और कफावृत व्यान, यहाँ पे गति संग रहता है, वहां पे गति जो रहता है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है पूरा कफावृत व्यान में। सर पेल्विक और ग्रोइन रीजन में ऐसी प्रॉब्लम है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैसे करेंगे? नहीं तो हम पहले देखेंगे उपस्तंभित वायु है कि निरुपस्तंभित वायु है। अगर उपस्तंभित है मतलब आम वातजन्य है तो आम का पचन करेंगे, बराबर। और निरुपस्तंभित है तो डायरेक्ट स्नेहन स्वेदन दीपन पचन करके और वहां पे स्नेहन स्वेदन करेंगे, वायु का शमन करेंगे। सर अगर विटामिन डी कम है वो विटामिन डी हमारे चरक संहिता में नहीं लिखा, कहाँ लिखा है मालूम नहीं, विटामिन डी नहीं लिखा है। आप ऐसे कर सकते हैं उसका, विटामिन डी के लिए आप विटामिन डी वाले द्रव्य दीजिए ना। ओके। हाँ अभी देखिए आप लोग के लिए मैंने ये जो चीज मैं बता रहा था ना उसका मैंने फोटो भेजा है। बाकी चीज भी चाहिए तो सब भेज दूंगा, लेकिन मराठी में, ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है? हाँ आशा मैम बोलिए। जी प्रणाम सर। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। मेरी अभी एक पेशेंट चल रही है, ऐसे आमावृतवात करके मुझे उसमें लक्षण मिले हैं। उनको वैसे ही अरुचि, अग्निमांद्य और जैसे संधि शोथ, कभी जानुसंधि में हो रहा है, कभी तो कटितिक प्रदेश में हो रहा है, कभी सर्वाइकल में हो रहा है। सर आम पाचन तो मैंने उनका करवाया, लेकिन उन्हें ना सर प्रॉब्लम ये है कि कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो सर क्या ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वायु उपस्तंभित होके या फिर आमावृत होके? पुरुषावृतवाद, आपने आमावृतवाद को ठीक है, पुरुषावृतवाद है, वहां पे अनुलोमन करने वाले द्रव्य दीजिए, बस्ती दीजिए। जी मैंने सर उनको आयरन पृष्ठ हरितक की चला रखा है, साथ में बीच बीच में कभी सोनामुखी चूर्ण, मतलब क्रॉनिक कॉन्स्टिपेटेड है सर, तो कभी कुछ भी ऐसे खाने पीने में आ गया। वो पूरा एरिया जो है ना स्नेहन उनका चलाया है सर मैंने, बीच में उनको विरेचन भी कराया था शतावरी घृत से त्रिवृत अवले देके। तो मतलब वही सर जब तक रहता है ना, पंचकर्म उनका कराते हैं तब तक ठीक रहता है, लेकिन वो काफी कृशकाय है, तो मुझे लग रहा है कि वात की वजह से उनका ना अस्थि शोष हो रहा है। तो इसमें क्या करना चाहिए सर? अस्थि शोष हो रहा है तो वहां पे दीजिए ना, तिक्तक क्षीर बस्ती है, तो अस्थि पोषक बटी है, अस्थि मज्जा पाचक है, फिर उसके बाद में कुकुटांग त्वक भस्म है, मतलब जो कैल्शियम दे वो भी देना है। उसी तरह से शंख भस्म, प्रवाल पिष्टी, श्रृंग भस्म। ओके सर, तो इसमें तो दोनों संप्राप्ति आ गई ना, आमावृतवाद भी है और धातुक्षय भी है। आपने स्टेप बाय स्टेप किया ना, पहले आम का पचन कर लिया, भूख बढ़ा दिया, अग्नि को चेक किया, उसके बाद में आप दे रही है ना, तो अच्छा है ना। जी जी, तो मैं ये कुक्कुटांडक भस्म वाला ऐड करती हूँ, क्योंकि पेशेंट हमेशा कंप्लेन लेके आता है कि मुझे एकदम फटीक जैसा और पूरा बैक पेन वगैरह होता ही रहता है। मैं सोचू कितने टाइम से चला रही हूँ, कुछ रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, पूछा 50% जितना ही रिजल्ट मिल रहा है। हाँ वहाँ कैल्शियम की कमी है, मतलब हम लोग बोलेंगे अस्थिक्षय है वहाँ पे, अस्थिक्षय। राइट, ओके ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और कंचन मैम आपकी बेटी को बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब ये तो आगे जाके बहुत नाम करेगी। जैसे आपका आईक्यू इतना हाई है ना मैम, तो उसके हिसाब से उसका तो और ही ज्यादा हाई होगा, और उसे तो आयुर्वेद का भी नॉलेज साथ साथ में आप देती रहेंगी, तो मतलब वो कुछ ना कुछ तो कमाल करेगी। बहुत बहुत ब्लेसिंग है उनको। और ऐसा हो सकता है कि कंचन मैम आप एमडी फर्स्ट ईयर में आप टॉप करें एक साइड, और वो भी करें सेकंड ईयर में, और आप फर्स्ट ईयर एमडी में करें अगले साल 2025। मैं कोशिश तो जरूर करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अपनी बेटी से कंपटीशन की, मुझे इतने मार्क्स है, तुम्हें कितने मार्क्स है, चलो हम दोनों। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे रश्मि मैम आप भागिए मत, आपके साथ भी कंपटीशन है, आप भी एमडी कर लें। नहीं सर, मैं उतनी टैलेंटेड नहीं हूँ। हम लेकिन देखेंगे ना कि बच्ची आगे जा रही है कि आप जा रही है, हम देखेंगे। सर वो सही में टैलेंटेड है, उनके मम्मी देखो टैलेंटेड है। एमबीबीएस में कर रही है, आप भी एमडी में करिए, आयुर्वेद में करिए। देखिए सर, आपके मार्गदर्शन से, आशीर्वाद से सब गुरुजनों के हुआ तो, लेकिन मैं कोशिश करूंगी सर जरूर। टॉप का नहीं बता सकती, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी सर। थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। गरिमा पांडे मैम, आपके पास अंग्रेज लोग आते हैं क्या, ऐसे त्रिक ग्रह के? गरिमा पांडे मैम सुन पा रही हैं क्या? हाँ जी सर, हाँ जी, नमस्ते सर। अंग्रेज लोग आते हैं, बोलते हैं क्या? नहीं सर, अभी तक ये तो नहीं आए, स्पाइनल स्टेनोसिस के तो नहीं मैंने कोई भी देखे केस।
ठीक है, आपके पास आने वाले हैं, आप ऐसा मत सोचिए, आने वाले हैं। जी सर। और मैम आपको कैसा कैसा फील हो रहा है मेरा दवाई खा के? सर दवाई खा के तो अच्छा फील हो रहा है, लेकिन अभी मैं जो देख रही हूँ 2-3 दिन से फ्लेयर अप बहुत ज्यादा हो रहा है स्किन पे। अभी पूरा, पहले छोटे छोटे स्पॉट्स थे, अभी पूरा फेस कवर हो रहा है, तो मतलब आई थिंक टाइम लगेगा। अच्छा, और अग्नि कैसे है आपका अभी? अग्नि सर, अग्नि बेटर है, अग्नि बेटर है, भूख लग रही है। और ठीक है, जी आप नेक्स्ट सेशन में कभी आके हमें दिखाइएगा कि कैसा हो रहा है, हम देखेंगे। जी जी सर, जी सर। हाँ जी, और थैंक कोई यू। कुछ, थैंक यू मैम, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं यहाँ पर। बोलना है कि हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं, हम अब 8:15 पे मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम।